बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड ईद उल अज़हा के मौके पर, और ईद उल अज़हा के मौके पर मैं अपनी जानिब से और एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि ये हमें ईसार और कुर्बानी की याद दिलाता है। जिस तरीके से कुर्बानी की गई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वो सबके लिए एक मिसाल है। तो आज का दिन यकीनन ये ईद उल अज़हा के दिन जो है ये कुर्बानी की याद दिलाते हैं। हम इस हवाले से आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर हाजिर हुए, और हमारे साथ कोई और नहीं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर के जो खुद क्रिकेट छोड़ने के बाद 97 में जब रमीज़ राजा ने क्रिकेट छोड़ी तो उसके बाद वो कमेंट्री की फील्ड में आ गए और उन्होंने बड़ा नाम कमाया। आज हम रमीज़ राजा से कुछ ऐसी बातें करेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं लेकिन उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम रमीज़ राजा से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज उनके हवाले से आपको पहले दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। Oh, he's put it away over mid-wicket. Trying to pull it away, he does well, he's beaten the man. Ramiz Raja, 100 runs. पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर 1952 को खेला और उसके बाद से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 245 टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इनमें मोहम्मद ब्रदर्स के 4 भाई हनीफ मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेले, जबकि मंजूर इलाही, जहूर इलाही और सलीम इलाही, कामरान अकमल, अदनान अकमल और उमर अकमल भी पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेले। इसके अलावा 7 ऐसे भाइयों की जोड़ियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनमें परवेज सज्जाद, वकार हसन, वसीम राजा, रमीज राजा, सईद अहमद, यूनुस अहमद, शफकत राना, अजमत राना, इमरान फरद, हिमायूं फरद, मुइन खान, नदीम खान, रियाज आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा ने 57 टेस्ट और 198 वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रमीज पाकिस्तान के उन चंद आला तालीम याफ्ता टेस्ट क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने MBA किया। इनके बड़े भाई वसीम राजा ने भी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वसीम राजा 1973 से 1985 तक पाकिस्तान की जानिब से खेले, जबकि वसीम राजा के जमाने में ही रमीज राजा ने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज किया। वो 1992 की वर्ल्ड कप के फातेह टीम के भी अहम रुकन थे। रमीज राजा ने 1992 के वर्ल्ड कप में 58 रन फी इनिंग्स की औसत से 349 रन स्कोर किए, जिसमें 2 सेंचुरियां भी शामिल थीं। रमीज राजा पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे। इन्होंने 1984 से 1997 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि क्रिकेट छोड़ने के बाद रमीज राजा कमेंट्री की फील्ड की तरफ आ गए और अब वो दुनिया भर में क्रिकेट कमेंटेटर की हैसियत से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। जी, रमीज़ राजा के हवाले से पैकेज आपने देखा। अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं रमीज़ राजा से। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। रमीज़ भाई, सबसे पहले तो आपको भी ईद की मुबारक, क्योंकि अब ये वो मीठी ईद तो नहीं है, बकरीद है, लेकिन जो बकरीद की मुबारकबाद भी कुर्बानी का ये हमें दर्स देती है। कैसी आप गुजरी? आप बचपन से मतलब देखते रहे होंगे ना, राजा सलीम अख्तर आपके वालिद माशाल्लाह मरहूम, वो तो ब्यूरोक्रेट थे, तो कुर्बानी का सिलसिला जारी रहता था घर में या कहीं बाहर जाके कुर्बानी किया करते थे? नहीं, देखें, वो बड़े कीन थे कि सारे हम भाई मिलके नमाज एक तो पढ़ें। तो वो, और क्योंकि घर अलग अलग हो गए थे तो फिर मेरी कोशिश यही होती थी कि जल्दी से जल्दी सुबह तैयार होके पहले आधा घंटा पहुंच जाओ, नहीं तो वो 10 फोन कॉल कर देते थे। और पहले शुरू में क्योंकि मेरे दादा गुजरांवाला में रहते थे तो हम उनके साथ जाके ईद मनाते थे। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर वालिद साहब के पास जाके और ईद मनाते थे। याद पड़ता है आपको कि कितनी ईदें आपने बाहर मनाई हैं? क्योंकि जब 97 तक तो आप खेलते रहे, फिर उसके बाद कमेंट्री में आ गए, तो ईदें बाहर मनाने का मौके आपको तो बहुत मिले होंगे। देखिए इकबाल साहब, आप स्टेटिस्टिकल गुरु हैं, सो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको आइडिया होगा कि मैंने कितनी ईदें जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर मनाई है और कितनी पाकिस्तान में। मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि घर में ईद मनाई जाए। एक आधा तुक्का लग जाता है ईद का, मगर 2 ईदें घर में हो जाएं ये बड़ा मुश्किल है और रहा है पिछले कई सालों से। ये बताइए कि इस दफ़ा कोविड की वजह से जो ईद थी, मीठी ईद, और अब ये बकरीद, ये तो आपने घर पे गुजारी है ना इस दफ़ा? तो
जी हाँ, दोनों ईदें यहीं पे हुई माशाल्लाह से। सो थोड़ा सा सुकून रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरह से बाय डिफॉल्ट एडवांटेज भी मिल जाता है, और एक आप रंग में मिलजुल जाते हैं, और आपको आइडिया होता है कि कि ईद का असल मकसद क्या होता है और किस तरह से मनाई जाती है। क्योंकि जब आप टूर पे होते हैं तो कमरे में बंद होते हैं या मैच करने आप गए होते हैं, सो वो उस तरह का माहौल नहीं बनता है अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के घर में बनता है। अभी जो कोविड आया, आप पीएसएल में भी थे, अब जो बायो सिक्योर बबल में रहना, जैसे पहले आप लोगों को आज़ादी थी, रमीज भाई, हाउ डिफिकल्ट इट इज़? बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप 11वें दिन कमरे से बाहर निकलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है कि जैसे पता नहीं आपने बात कर ली या किसी के पास चले गए तो बहुत बड़ा गुनाह कर देंगे आप। तो आपके जो एक ह्यूमन लेवल के ऊपर जो एक डिस्कनेक्ट होता है वो बड़ा मैसिव होता है, और उसको 3-4 दिन लगते हैं आपके ज़हन को वापस आने में। सो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं बहुत आराम से कैद बामुशक्कत अब बता सकता हूँ इस कोविड रिस्ट्रिक्शन के बाद। तो अब तो आप माशाल्लाह रिलैक्स्ड है ना घर पे? तो बिल्कुल आदमी फैमिली के साथ जितना वक्त फैमिली को देता है, जो फैमिली मैन होता है, वो डेफिनेटली बड़ा रिलैक्स फील करता है एज़ कम्पेयर टू कोविड में आप जो बंद होंगे कमरे में। जी हाँ, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा पहले भी कि एक दूसरे को जानने का मौका, काम करने का मौका, कई काम रुके होते हैं, कई आपके प्लान्स चल रहे होते हैं जो कि वक्त नहीं होता आपके पास उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का। कई चीज़ों के ऊपर जो है वो आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और जो काम रुके होते हैं उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। सो बुरा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अच्छा, अब थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। फैसलाबाद में आप पैदा हुए रमीज भाई, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त यानी कि आज़ादी पाकिस्तान का जो दिन था, यौम आज़ादी पाकिस्तान, तो राजा सलीम अख्तर मरहूम आपके फादर की पोस्टिंग थी फैसलाबाद में जब आप फैसलाबाद में पैदा हुए। जी, असल में वो शुरू हुई जो मुझे याद पड़ता है कि पहले वो मेलसी में थे, फिर मुल्तान में जहाँ पे मेरे दोनों भाई पैदा हुए, उसके बाद फिर वो फैसलाबाद आए, फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है वो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ थे 71-72 में। सो वहाँ पे 3-4 महीने मैंने गुजारे। फिर उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक तरह से हमारा जो ट्रांसफर हुआ वो भावलपुर का हुआ, वो कमिश्नर भावलपुर लगे। सो वहाँ पे फिर मैंने सादिक पब्लिक स्कूल में 1 साल पढ़ा। फिर वो लाहौर में आ गए, लाहौर में आके वो सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर लगे, तो फिर एचएसएन कॉलेज में दाखिला मिला। सन में मैं सन 73-74 तक पढ़ता रहा, 2 साल वहां पे भी मैंने गुजारे, तब वो होम सेक्रेटरी पंजाब से। सो मेरी जिंदगी बचपन की मेरे वालिद साहब की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के साथ वाबस्ता है। तो फिर उसके बाद आप एचिसोनियन भी है ना रमीज भाई, एचिसन कॉलेज में भी गए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से भी आपका ताल्लुक, रावियन भी है आप? जी, मैं पुराना पापी हूँ, हर जगह हाथ पांव मारे मैंने। सो एचएसएन कॉलेज के बाद जो है वो मैंने बीए जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से किया और एमबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उस वक्त ये कॉलेज होता था, यूनिवर्सिटी नहीं थी गवर्नमेंट कॉलेज की। मगर मुझे पहली दफा एहसास हुआ गवर्नमेंट कॉलेज जाके कि कैंटीन भी कोई चीज होती है, क्योंकि एचएसएन कॉलेज में ऐसा था कि आपको बंद करके रखते थे वो, क्योंकि डिसिप्लिन था और एक तरह से स्कूल की एनवायरनमेंट जैसे आपको पता होती है स्ट्रिक्ट थी। सो जैसे ही हम कॉलेज में आए तो पीरियड बंक करना जो था गवर्नमेंट कॉलेज में वो आप कर सकते थे एट टाइम्स। तो यारों दोस्तों के जो मेरी सही जो यारी दोस्ती हुई वो गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे खैर लाइफ के बेहतरीन दिन थे, इसलिए कि उस वक्त आपका जहन मैच्योर हो चुका होता है, क्रिकेट भी आप खेल रहे होते हैं। सो तो उस लिहाज से वो एक बड़ा मेरा यादगार गोल्डन पीरियड था। अच्छा, आपने एमबीए करने के बाद लोग कहते हैं कुछ अरसे अमेरिकन एक्सप्रेस में भी जॉब की थी रमीज भाई? जी हाँ, मेरी पहली जो नौकरी थी वो अमेरिकन एक्सप्रेस की थी। मुझे याद है कि एमबीए के बाद आप फड़े मारते हैं कि जी आप बड़े दुनिया की बेस्ट आप पोटेंशियल है, आप जैसा कोई टैलेंट पाकिस्तान में पैदा नहीं किया तो आपको नौकरी भी मिलनी चाहिए जहां आप उंगली रखेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सही। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन रमीज राजा से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्पेशल एपिसोड ईद उल अज़हा के मौके पर, और कोई और नहीं, हमारे मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर रमीज राजा हैं, जिनको कहा जाता है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ पर भी दुनिया में मैचेज होते हैं रमीज राजा जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं, कॉमेंट्री भी करते हैं। हम उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। रमीज भाई, फिर आप क्रिकेट तो चूँकि
आपके वालिद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट रहे, राजा सलीम अख्तर साहब, तो क्रिकेट तो आपके ब्लड में शामिल थी। आपके भाई वसीम राजा पाकिस्तान के टॉप के ऑलराउंडर हुआ करते थे अपने ज़माने में। आपके एक और भाई ज़ईम राजा भी खेले। तो क्रिकेट का शौक़ वालिद साहब की वजह से पैदा हुआ आपको रमीज़ भाई? देखिए, वालिद साहब की सारी जो जिद्दोजहद थी ना, वो थी वसीम राजा को प्लेयर बनाना। तो हम तो एक एड ऑन समझे कि देख देख के, क्योंकि घर में माहौल था और माहौल से ही आप में आदतें डेवलप होती हैं, और ये बुरी आदत नहीं है, क्योंकि उनकी किताब में ये था कि आपको पढ़ाई भी करनी है और खेलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि पर्सनालिटी में बैलेंस आए। और बेइंतहा शौक उनको खुद था, तो जिसकी वजह से वसीम राजा पे जो है वो खासी उन्होंने सख्ती भी की। मुझे कई दफ़ा अफसोस भी होता था, बहुत डांट लगती थी वसीम राजा को जब वो जल्दी आउट हो जाते थे, क्योंकि एंड तक मेरे वालिद साहब ये नहीं समझ सके कि वो गैलरी के खेलने वाले प्लेयर थे, और एक उनका खास टेम्परामेंट और टेम्पो था, और उसको बदलने की कोशिश करके उनको हनीफ मोहम्मद टाइप का बैट्समैन वो बनाने की कोशिश करते रहे, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी। सो वसीम राजा उस वक्त जब वो टेस्ट प्लेयर बने थे तो बहुत गिने चुने टेस्ट प्लेयर्स होते थे पाकिस्तान में। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 72-73 की। सही। और जो उनका मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं रेडियो कमेंट्री सुन रहा था, न्यूजीलैंड में उनका पहला टेस्ट मैच था। ऑन डेब्यू उन्होंने मेरे ख्याल में 44 किया था और कोई 10 या 9 चौके लगाए थे डेब्यू में। तो उनको देख के, और फिर क्योंकि कमरा में घर में उनके साथ शेयर करता था, तो हम दोनों भाई जो है वो पलंग हमारे लगे होते थे। सो मेरे तो वो एक तरह से फ्रेंड थे, भाई तो थे ही थे, और इन्फ्लुएंस एक तरह से इनडायरेक्टली बहुत था, क्योंकि फिटनेस उनकी एक नेचुरल थी। फिर जिस तरह से वो खेलते थे, मतलब है आवाज आप लगाते थे क्राउड में कि राजा छक्का, तो वो छक्का लगा देते थे। सो वैसे तो मैं बैट्समैन नहीं बना, मगर पॉइंट ये है कि घर में अगर आपका उस वक्त कोई टेस्ट प्लेयर बन जाता इन अर्ली 70s तो एक बहुत बड़ी बात होती। रमीज भाई, जो आपने जब आपने क्रिकेट शुरू की, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 रन, और फिर आप पाकिस्तान टीम में आए। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक तमाशाई की हैसियत से मार्च का पहला हफ्ता था 1984, नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड की टीम आई हुई थी। आपने अपना डेब्यू किया था, और आपका डेब्यू इतना इम्प्रेसिव नहीं था। पहली इनिंग्स में भी एक और दूसरी इनिंग्स में भी एक पर आउट हुए, और लोगों ने कहा कि ये कौन आ गया, वसीम राजा का भाई वसीम राजा तो रन के अंबार लगाता था, ये कौन आ गया? याद है आपको? नहीं, बिल्कुल याद है मुझे, इसलिए कि वो आपका कंपैरिजन जब शुरू हो जाए ना, तो ये खतरे से खाली नहीं होती है चीज। मगर वही बात है कि कई जल्दी डेवलप हो जाते हैं प्लेयर्स यंग एज में, कईयों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आजकल जो यंगस्टर्स कई दफा आप रद्द कर देते हैं, प्लीज रद्द मत करें, क्योंकि थोड़ी सी गैप के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस सिचुएशन पे ये खेलना है, मुझे ये शॉट खेलनी है, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मुझे भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता डेब्यू के बाद, तो एक शायद आप टैलेंट लूज कर देते। सो अच्छी बात ये थी कि मौका दिया गया, और फिर उसके बाद आपका टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है, आपको खेलने का सलीका आ जाता है, आपको कौन सी शॉट खेलनी है कौन सी नहीं खेलनी है उसका आइडिया हो जाता है। बट अगर आप किसी बड़े क्रिकेटर के भाई हैं या बेटे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको एक अच्छी तरह से एग्जिस्ट करना, क्योंकि उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं लोग, और लोगों का तो काम ये है, इसलिए कि उनको मजा आता है हर नेगेटिव चीज में। हेडलाइंस उस वक्त भी बनती थी, अभी भी बनती है। अच्छा, जब आप दोनों एक साथ टेस्ट मैच खेले, उस वक्त आपके फादर की क्या फीलिंग थी? मेरे फादर जो है वो घर में किसी को हिलने नहीं देते थे जब टीवी पे कोई भी भाई खेल रहा होता था, मैं या वसीम राजा, क्योंकि वो कहते थे कोई उठा तो ये आउट हो जाएंगे। खैर, मुझे तो पहले वो कह देते थे कि मैंने पता सी तू आउट हो जाना है, क्योंकि लग ही रहा सी जिस तरह तू 30 स्कोर करना है, 40 करना है, तू हिट मार के आउट हो जाना है। सो वो फिर प्रेशर जो था वो मेरी बीवी पे डाल देते थे, बीवी फिर उनको समझाती थी। सो वो ये दोनों आपस में बातें करते थे, मैं आके कमरा लॉक करके बैठ जाता था जब मैं जीरो करता था। मगर मुझे पता था कि क्या व्हाट अवेट्स मी। बट मोहब्बत थी उनकी बेइंतहा, बहुत प्यार किया उन्होंने सारी जिंदगी हमें, और मेरे ख्याल से बड़े प्राउड डैड होंगे, इसलिए कि 2 बेटे टेस्ट प्लेयर खेल गए उनके, इनसे ज्यादा उनको क्या खुशी होगी। सही। अच्छा रमीज भाई, राजा सलीम अख्तर खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, कभी किस्से वगैरह बताते थे अपनी क्रिकेट के, या बड़े सख्त थे? आपने कहा वो चीफ सेक्रेटरी रहे, होम सेक्रेटरी रहे, सख्त थे या किस्से विस्से कभी क्रिकेट के शेयर करते थे आपके साथ? किस्से कहानी थे, फजल महमूद के फैन थे, इम्तियाज अहमद के फैन थे वो, फिर
एक हाथ से, मुझे याद है कहते थे कि इस तरह से नहीं, ऐसे करके बॉल को स्विंग में कर सकता हूँ। सो वो कोशिश करते थे मगर नाकाम कोशिश होती थी, तो हम खासा उनका रिकॉर्ड भी लगाते थे। अच्छा रमी भाई, आप क्रिकेटिंग फैमिली में ग्रो हुए और वसीम राजा का आपने शुरू में जिक्र किया। जब वसीम राजा क्रिकेट से पाकिस्तान टीम से आउट हो गए, रिटायर हो गए, तो फिर वो आपको गाइड करते थे। उनका इंतकाल तो मुझे याद है, मैं खुद इंग्लैंड के दौरे पर था अगस्त 2006 में, इंग्लैंड में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी जब हुआ, तो वसीम राजा आपको गाइड करते थे क्रिकेट के हवाले से? अब हाँ, मतलब शुरू में तो करते थे क्योंकि लीग क्रिकेट में सिर्फ 1 साल ही खेलने गया था, इन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। तो उन पिचेस के ऊपर मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो सॉगी थी, बारिश हो जाती थी, ये मैं नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। तो फिर मुझे वो नेट्स पे ले जाते थे और हेल्प किया उन्होंने जरूर, बट ज्यादातर इस हिसाब से कोचिंग वगैरह नहीं की उन्होंने, बट मेंटली जरूर बताते थे कि कि क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है, किस तरह से खेलना है। सो उस लिहाज से बहुत हेल्पिंग हैंड थे वो। सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। देख रहे होंगे आप रमीज़ राजा, आपने माजी की बातें अपने वालिद के हवाले से, अपने भाई के हवाले से करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन रमीज़ राजा से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। क्रिकेट के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन उनकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अच्छा, आपने 84 में डेब्यू किया रमीज़ भाई, और फिर उसके बाद आप 97 तक पाकिस्तान की जानिब से खेले। 13 साल का अरसा था, और उस ज़माने में लोग कहते थे कि आप वनडे के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, क्योंकि अगर आपके वनडे के रिकॉर्ड पर नज़र डाली जाए तो आपकी 9 सेंचुरियाँ थी वनडे में। तो ये इन्फ्लुएंस आपको, ये जारहाना अंदाज इख्तियार करना, ये इन्फ्लुएंस वसीम राजा से आया या आपका अपना नेचुरल अंदाज था? नहीं मिर्जा साहब, ये टीम की रिक्वायरमेंट थी, और मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत क्रिकेट में इमरान खान के नीचे खेला, और वो रोल्स डिफाइन करते थे। सो वनडे में रोल बड़ा सिंपल था एज एन ओपनर कि आपने जाके पूरे 50 ओवर खेलने हैं, और वनडे में बैटिंग बहुत आसान है कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में आपकी टेक्निक जो है वो चैलेंज होती है, और दूसरा ये कि हमारे पास टेस्ट मैच का एक टेम्पो और एक जो आप कह रहे हैं कि जो रोल्स थे वो अलग डिफाइंड थे, और इसलिए कि हम रिजल्ट्स के पीछे जाते थे। हम स्टेटिस्टिकली बड़ी टीम बेशक ना हो, मगर हम रिजल्ट्स के हिसाब से स्टेटिस्टिकली बहुत बड़ी टीम थी। कोई करीबन 5-6 साल तक हमने किसी दूसरी टीम को पास नहीं लगने दिया था, और उसकी बड़ी वजह यही थी कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाते थे जो कि बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती थी, क्योंकि जब बैटिंग फ्रेंडली आपको टेस्ट में पिच मिलती है तो इसका मतलब है मैच ड्रॉ होगा, और इमरान खान की ड्रॉ मेंटालिटी नहीं थी। वो हमसे एक ही चीज कहते थे कि या हम जीतेंगे या हारेंगे। सो अप्रोच से बड़ा फर्क पड़ जाता है फिर। तो आपका जो क्रिटिकल 30 भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी टीम के लिए। सो सेंचुरीज के लिए उनके पास जावेद मियांदाद थे, और बाकी इफेक्टिव परफॉर्मर्स को वो हमेशा चांस देते रहते थे। और वनडे में जैसे आपने कहा रिकॉर्ड क्योंकि बेहतर है, उसकी बड़ी वजह यही थी कि रोल्स जो थे वो मुख्तलिफ तरह से डिफाइन थे। आप समझे कि मेरा रोल वनडे में वो था जो कि टेस्ट क्रिकेट में शायद जावेद मियांदाद का था। अच्छा, आपकी 9 सेंचुरियों में जो 92 का हम वर्ल्ड कप जीते उसमें आपकी 2 सेंचुरियाँ थी, और एक लीग मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आपकी सेंचुरी थी, और जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रही 340 ऑड रन्स उस वर्ल्ड कप में, दीगर लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था, रमीज़ राजा का भी कंट्रीब्यूशन था। क्या कहेंगे, इमरान खान एनकरेज करते थे या डांटते वाटते भी थे रमीज़ भाई? नहीं, दोनों तरह से काम था। अगर डांटते भी थे जरूर, मगर ऐसे खामखा नहीं डांटते थे, किसी वजह से डांटते थे। और देखिए, मेरा एक मानना यही है कि आपको अपनी बेस्ट वनडे की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दिखानी है, अदरवाइज आपके जो वनडे का करियर है वो बेईमानी सा है, क्योंकि वो प्रेशर होता है। एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर दुनिया की बेस्ट टीम्स आती हैं, बेस्ट टैलेंट के साथ आती है, सो आपकी हर चीज वहां पे टेस्ट हो जाती है। आपका स्किल्स, आपके टेम्परामेंट, आपकी गेम को रीड करने की सिचुएशन, और फिर ये कि टीम के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं, सो उससे आपका दिल और बड़ा हो जाता है, यानी कि आप फिर मेन प्लेयर बन जाते हैं। और वो एक फीलिंग ही अलग है मिर्जा साहब, जब आप एक विनिंग एनवायरनमेंट में आके एस परफॉर्मेंस देते हैं, उसका जो नशा है ना, वो आपकी सारी वनडे की अलग आप रखते हैं परफॉर्मेंस, और वो जो 10 मैच होते हैं वर्ल्ड कप के जितने भी आप खेलते हैं वो अलग होता है उसका मुकाम। सो खुशकिस्मती ये थी कि एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी थी। देखें, चैंपियंस जो बनते हैं ना वो एनवायरनमेंट से बनते हैं, और इमरान खान ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जिसमें कि हाफ प्लेयर को वो फुल प्लेयर बना देते थे। आप कभी इंजमाम से पूछें, उनसे 10 रन नहीं हो रहे थे बिफोर द सेमीफाइनल, मगर हर मैच वो खेले।
तो ये एक तो आई फॉर टैलेंट है, ये इनमें कमाल की थी। फिर एक एनवायरनमेंट देना कि हारते हुए भी ये कहना कि नहीं हम हार नहीं सकते हैं, और फिर फाइनली जब सब क्लिक कर जाए और एक एक प्लेयर जो है वो मैन ऑफ द मैच मुख्तलिफ मैचेस में बनता जाए, तो हमारा टेम्पो और हमने जो पीक किया वर्ल्ड कप में वो शानदार था। सही। आप 3 वर्ल्ड कप खेले, 87 का वर्ल्ड कप, फिर 92 का वर्ल्ड कप, फिर 96 का वर्ल्ड कप। 2 वर्ल्ड कप तो अंडर इमरान खान आप खेले। 87 के वर्ल्ड कप में रमीज भाई, जो हम सेमीफाइनल नवंबर 1987 में लाहौर में हार गए थे, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? सुना है पूरे लाहौर में एक शोक का सा समा था और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी फाइनल के लिए। देखिए मिर्जा साहब, हम पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से निकले और हम आ रहे थे नहर से। अगर आपको लाहौर का कुछ आइडिया है, क्योंकि जो लाहौर की नहर है वो शाहरग है, मतलब सारी अच्छी चीजें वहीं पर बनी हुई है उस नहर पे। सही। रोड्स देख लें या ग्रीनरी देख लें, तो वो हाफ वे थ्रू जब हम आए तो लोगों की कतारें लगी हुई थी गद्दाफी स्टेडियम में जाने के लिए। तो हमें हैरान रह गए कि इतने लोग कैसे जमा होंगे गद्दाफी में। सो एक तो एक्सपेक्टेशंस बेइंतहा थी लोगों की कि हम हार ही नहीं सकते वर्ल्ड कप। हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हर किस्म के हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस थे, और बॉलिंग की वजह से ही हम वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाते आए थे। मगर जितना मैंने लोगों को रोते हुए देखा है उस हार के बाद, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि हारने के बाद हमारी जो कोच थी वो बीच में यहाँ पे, जहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम की अब जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पे प्लेस थी, और लेफ्ट साइड पे वो पेट्रन्स इंक्लोजर बना हुआ था, जहाँ पे उस जमाने में औरतों के अलग इंक्लोजर होते थे और मर्दों के अलग होते थे। सो कोई अबाउट 300 खवातीन रोती हुई उस अपने इंक्लोजर से निकल के हमारी बस से भाग के निकल गई। इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी, और मतलब सबने अज्यूम किया हुआ था कि हम ये वर्ल्ड कप हार ही नहीं सकते हैं। सो सबसे ज्यादा अगर मेरे करियर में मुझे अफसोस हुआ है तो वो उस सेमीफाइनल का था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि मेरी अपनी बहुत ही अच्छी बैटिंग फॉर्म लगी हुई थी। मैं रन आउट हो गया, इतना मुझे दुख है उस रन आउट होने का कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम एक आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। रमीज राजा हमारे साथ मौजूद हैं और माजी की बातें शेयर कर रहे हैं। इनसे 92 के वर्ल्ड कप की भी यादें, बातें शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर रमीज राजा के साथ शो में खुश आमदीद। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। अब थोड़ी सी 92 के वर्ल्ड कप की तरफ चलते हैं। रमीज भाई, आपने बता दिया 87 के वर्ल्ड कप का सबको बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इतना यकीन था कि हम जीत जाएंगे। वो सलीम जाफर का आखिरी ओवर और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। लेकिन 92 का वर्ल्ड कप आपके करियर का एक ऐसा पीक पॉइंट था। 2 सेंचुरियां आपने बनाई, 343 के करीब रन स्कोर किए, और फिर ख़ास बात ये कि रिचर्ड इलिंगवर्थ का जो आखिरी कैच लिया इमरान खान की गेंद पर, वो रमीज राजा ने लिया। और जब भी क्लिप चलते हैं 92 के वर्ल्ड कप के, वो क्लिप ज़रूर चलता है। तो वो किस तरीके से आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे उस मेमोरी को? देखिए, वो हम कप्तानी से जीते। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसलिए कि मैच हम हार रहे थे, फेवरेट टीम नहीं थे। इमरान खान हाफ फिट थे, हाफ बॉलिंग करवा सकते थे, शोल्डर का मैसिव प्रॉब्लम थे। एक आधा 2 मैच भी उन्होंने मिस किए इंजरी की वजह से। मगर फिर भी जब भी हम एक नाजुक मरहले पे पहुंचते थे तो उन्होंने कहा फिक्र ना करो, मेरा हॉस्पिटल बनना है, हम ये वर्ल्ड कप हार ही नहीं सकते हैं। और फिर नुसरत फतेह अली खान की कवाली लग जाती थी, तो एक माहौल सा स्पिरिचुअलिज्म भी थी उसमें और क्रिकेट की सेंस भी थी, जिसकी वजह से हम गिरे नहीं। और फिर इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि इस इंसान के साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी नीयत बहुत साफ है, और नीयतें साफ थी, सभी की थी, जिसकी वजह से हमें ये फल मिला। वो जो कैच की आपने बात की, वो देखें, वो तो कैच था ये जितनी मेरे घर की छत है, इतना ऊंचा कैच था, मुश्किल था नहीं। मगर इमरान खान की बॉल पे आप कैच छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी आपको उन्होंने रुलाना था, आपको उन्होंने गालियां भी शायद देनी थी। तो मैं उस लिहाज से थोड़ा सा घबरा गया। उसके बाद किसी ने स्टंप भी निकाल रही थी एज अ सोवेनियर, तो मैंने कहा ये वापस मैं कैच छोड़ दिया, एक तो इमरान खान की गालियां हैं, दूसरा ये स्टंप वापस लगेगी, तो मेरी जिंदगी तो जितना मैंने अच्छा किया इस टूर्नामेंट में वो सारी बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाएगी सिचुएशन। सो घबराहट थी, मगर खुशी इस बात की है कि मुझे नहीं आइडिया था कि इतना वो हिस्टोरिकल कैच बन जाएगा, और हमने आइडिया भी नहीं था कि हमने कितना बड़ा मार्का सर कर लिया। वो तो जब हम लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड हम किए
तब हमें आइडिया हुआ है कि कितना पाकिस्तान खुश है। यहाँ टारमैक पे यानी कि रनवे पे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कम से कम 20,000 लोग वहां पे जमा थे रनवे पे, और ऊपर रनवे पे आए हुए थे उस वक्त। तो मतलब जब आप क्राउड इतना आ जाए तो आप उसको कंट्रोल क्या करेंगे, और बसें खड़ी हुई थी। और मैं मतलब एयरपोर्ट से मॉडल टाउन का रास्ता नॉर्मली उस वक्त 20-25 मिनट में हो जाता था, कोई 4 घंटे में मैं घर पहुंचा हूँ। सो एक जो लोगों को आइडिया नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे जो आपके देखने वाले हैं शो, उनकी पैदाइश शायद 92 के बाद हुई है। सो मेरा मानना ये है कि जितनी खुशी, और आप इसको सेकंड कर सकेंगे, जितनी खुशी उस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानियों को मिली है, शायद जश्न आजादी के बाद नहीं मिली होगी। इतना बड़ा इवेंट था 92 वर्ल्ड कप की विक्ट्री जो थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमित भाई, आपके साथ जो खिलाड़ी सब खेलते थे बड़े रख रखाव वाले, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं नया नया आया था, आप जब जा रहे होते थे स्टेडियम में, अगर आपसे रेडियो इंटरव्यू के लिए कहें तो आप बड़े पोलाइट वे में कि यार मैं अभी प्रैक्टिस करके आ जाऊं, बात करता हूं। अब वो अकदार क्यों ख़त्म हो गए? क्या बहुत जल्दी चीज़ें लड़कों को मिलने लग गई हैं, या फिर वो आप लोगों की जो बात थी आपके ज़माने में, हर प्लेयर की अगर मैं बात करूँ बड़े रख रखाव वाले थे, रीज़न क्या समझते हैं आप इसकी? आजकल की पौध को पहले तो ये फिलॉसफी समझनी है कि हर एक की इज्जत होनी चाहिए, और दूसरा यही है कि आई थिंक एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी थी उस वक्त। हम खैर जिस तरह से थी, सिर्फ बड़ी सिटीज में सिर्फ प्लेयर्स निकलते थे, सो एक्सपोजर बड़ी सिटी की वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। सही। मैं समझता हूं कि अभी एनवायरनमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आपको अच्छा रोल मॉडल होना है, आपको भलाई करनी है। हमारी जो पूरी कौम है इस वक्त वो तरस रही है हीरोज नए ढूंढने के चक्कर में, और हमें इनकी उमंगों पे पूरा उतरना है, और हमें खिदमत करनी है। अगर जज्बा आपका ये हो जाए ना कि मैंने हर रोज 1 या 2 अच्छी डीड्स करनी है, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। फिर आप ग्राउंडेड हो जाएंगे, फिर आपको भी इंटरव्यूज आराम से मिल जाया करेंगे, और मैं भी इनको जब कोई चीज बताऊंगा तो ये गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये उसको कंस्ट्रक्टिव तरह से लेंगे। रमीज भाई, आप जो थे अनकॉन्ट्रोवर्शियल रहे, आपके करियर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। मतलब बाज़ क्रिकेटर्स के करियर में आई है, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह ये, एक तो माशाल्लाह से आप बहुत तालीम याफ्ता थे, या कोई आपको जो आपकी घर में जो परवरिश हुई उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा? आपकी और वसीम राजा की कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई? देखिए, घर की परवरिश का बड़ा फर्क पड़ता है, और फिर क्योंकि आपने पढ़ाई की होती है, तो पढ़ाई तो मेरे मकसद यही है कि आपको राइट और रॉन्ग में पिक करने का जो फर्क है ना, और जो डिसीजन मेकिंग है आपकी स्ट्रांग करती है। सो फॉर एग्जांपल, जब ये फिक्सिंग का इशू चल रहा था, जब मैं खेल रहा था, तो मतलब मैं हैरान होता था कि लड़के किस तरह से ऐसे सोच सकते हैं और इसके चुंगल में फंस सकते हैं, कंसिडरिंग कि ये 5 सेकंड की बात होती है कि जब आपकी मोरालिटी चैलेंज होती है तो आपको सीधा रास्ता लेना है। इसमें तो कोई आपको डिसीजन मेकिंग की भी शायद जरूरत नहीं है, मगर उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है। और फर्क यही है कि अभी तक आपको ऐसी हेडलाइंस अनफॉर्चुनेटली मिल जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वन ऑफ केस हो जाए तो बंदा माफ कर देता है, मगर अगर आप हर सीजन में एक नया केस सामने लेके आएंगे तो फिर आपको चुभन होती है, तकलीफ होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। सही। आखिरी सवाल, वक्त कम में दरिया को कूदे में मुझे बंद करना है। 97 में आप पाकिस्तान टीम से अलग हो गए, 97 के बाद आप नहीं खेले। कमेंट्री की तरफ आने का आपको किसने मशवरा दिया? देखिए, मैंने कमेंट्री करनी नहीं थी। जो मुझे पहली 1-2 असाइनमेंट्स मिली, वो जो मेरी बीवी, उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हो, ये तो बूढ़े लोग करते हैं। उस वक्त खैर मेरी उम्र 35-36 साल की थी, सो मैंने रिफ्यूज कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा, वसीम ने, कि क्या कर रहा है तू, मतलब ये एक दफा जाके देख तो सही। सो फिर वहां से फिर काम शुरू हुआ, और उस वक्त खैर थोड़ा सा आपकी ब्रीदिंग स्पेस वैक्यूम था, क्योंकि पाकिस्तान के कम थे क्रिकेटर्स जो कि इंग्लिश कमेंट्री करते थे, तो मुझे हेड स्टार्ट मिल गया। और फिर वही बात है कि ब्लिंकर्स ऑन करके मैंने काम और मेहनत की है। ये नहीं देखा कि अब मैं कोचिंग की तरफ लग जाऊंगा या अब मैं ये चीज कर लूं, या क्योंकि जब आपका करियर होता है उसके लिए आपको फिर आपकी जो सोच है और आपकी राह जो है वो आपको चुननी है और उस पर लगे रहना है। सो आई थिंक यहाँ पे भी जो एक मेरा डिसिप्लिन टाइम हुआ ओवर द इयर्स, उसके असरात जो है अब आपके सामने हैं। चलते चलते आप सीईओ भी तो रहे पीसीबी के, वो तजुर्बा कैसा रहा? देखिए, अच्छा तजर्बा था, इसलिए कि
कुछ चीज करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यहाँ पे कई जो बोर्ड में लोग आते हैं वो एक गुडविल कॉन्टेस्ट में फंस जाते हैं कि जी मैं लोगों को खुश करता रहूं। हालांकि ये ऐसी जॉब है नहीं, आपको डिसीजन लेने हैं अपने हिसाब से लेने हैं, क्योंकि आपको वहां पे जो लगाया गया है आपकी सोच और इंटेलिजेंस की वजह से लगाया गया है। सो आपको तो बगैर किसी खौफ के आपको वो करके जाना है जो कि क्रिकेट के लिए अच्छा है। मैं अभी भी समझता हूं कि कई मराइल पे आप रुक जाते हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि जी मैंने अगर ये स्टेप उठा लिया तो वो लॉबी नाराज हो जाएगी, वो लोग क्या कहेंगे। सो आप चले जाते हैं डैमेज कंट्रोल की तरफ। अगर आपको क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करनी है तो खुल के करनी है, डिसीजंस लेने हैं, जल्दी से लेने हैं, और अगर डिसीजंस नहीं चल रहे हैं तो उनको चेंज करना है। ये नहीं हो सकता कि आप 3 साल तक एक थिंक टैंक जो है उसको ट्रस्ट करते रहें जो कि रिजल्ट्स भी ना दे और फिर आप उसको चेंज ना करें कि आपकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। ऐसे आप गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज राजा साहब आपका। आपने जो गुफ्तगू की, बहुत से ऐसे हिडन फैक्ट्स थे जो लोगों के सामने आए, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर रमीज़ राजा की। अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर से उन्होंने पर्दा उठाया और बहुत सारी बातें की। अपनी क्रिकेट को अपने वालिद राजा सलीम अख्तर मरहूम और अपने भाई वसीम राजा मरहूम के नाम मौसूम किया, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि क्रिकेट में लड़के जो आते हैं वो किस तरीके से अपना नाम बनाते हैं और उन्हें चाहिए कि लोगों की भी इज़्ज़त करें। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये एपिसोड, ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।